हेलो डियर बटरफ्लाइज। कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। मेरी हालत का कुछ पता नहीं है बट तुम लोग खुश रहो यार। आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था ईशानी ईवा को कंप्लीट कर कर उसे बहुत कसकर अपनी बाहों में पकड़ा होता है उसने। दोनों लोग अब सूख जाते हैं। बाहर का वो ठंडा मौसम, अंदर ब्लैंकेट के अंदर इतनी गर्मी। दूसरी तरफ जो आयशा होती है वो खुशबू के पास लेटी होती है, क्योंकि ज़मीन काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। इसीलिए वो सीधे खुशबू के पास जाकर लेटती है। तो जो ये दोनों लोग होते हैं वो सो रहते हैं, पर जो आयशा का हाथ होता है वो अचानक से खुशबू की कमर पे चला जाता है। तो जो खुशबू होती है उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है आयशा के फेस की तरफ। खुशबू ने जैसे ही आंखें खोली थी उसकी नज़र ही आयशा के फेस की तरफ जाती है और कहती है, ये यहाँ? इन्होंने तो मना कर दिया था कि ये लेटना नहीं है मेरे पास। कोई ना खुशबू, मौका मिला है तो। लेकिन जो खुशबू होती है वो आयशा का हाथ देखती है जो खुशबू की कमर पे था। उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। खुशबू है वो सिर्फ आयशा के फेस की तरफ देखती है। जो खुशबू होती है वो अपना हाथ ले जाती है आयशा के हाथ की तरफ और उसे बहुत धीरे से पकड़ती है और उसे प्रॉपरली अपनी कमर पे रखवाती है। तो जो आयशा होती है उसे थोड़ा सा फीवर था। काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने के कारण आयशा को फीवर था। इसीलिए जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा और आयशा के करीब बढ़ती है। तो वो आयशा को हग करती है धीरे से, उसकी कमर पे हाथ रखती है खुशबू और बस उसके पास होकर लेटती है जाकर। एक चारपाई पे ये इतने करीब थे, छोटी सी चारपाई थी और दोनों लोग लेटे हुए थे। इधर खुशबू सिर्फ आयशा के फेस की तरफ देख रही थी। आयशा के फेस पे इतनी ज़्यादा मासूमियत है। अगर आयशा की जगह पे ईशानी होती, ईशानी की ज़बरदस्ती शादी की गई होती तो अब तक खुशबू बचती ही नहीं। बट आयशा ऐसी नहीं थी। ना उसने खुशबू को कभी ब्लेम किया इन चीज़ों के लिए और ना ही किसी को। वो समझती थी कि उसकी डेस्टिनी में ही है। फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो खुशबू को अपने पास आने दे। इधर जो खुशबू होती है वो आयशा को इतना पास देखकर वो धीरे-धीरे अपना कंट्रोल लूज़ कर रही थी। इधर मन में कहती है, वैसे ये आश्रम कोई बुरी चीज़ नहीं है। घर पे होते तो बड़ा बेड होता, ये सोफ़े पे सोती जाकर। पर आज ये मेरे पास चारपाई पे है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना 1 महीने यहाँ रुक जाती हूँ और कोई चीज़ से बात करके या ईशानी मैम से बात करवा के इन्हें यहीं रोक लूँगी। अब कुछ भी कहो आयशा मैम, हो तो आप, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको ये मानना पड़ेगा। इतना कहकर जो खुशबू होती है मुस्कुराती है, क्योंकि खुशबू ईशानी पे गई थी। कहने को तो आयशा और ईशानी बहन-बहन थी, पर लक्षण खुशबू के ज़्यादा मिलते थे ईशानी से। आयशा तो सीधी-सादी थी। यहाँ खुशबू जो आयशा का हाथ उसकी कमर पे रखा होता वो अगेन उस हाथ की तरफ अपना हाथ ले जाती है और उसे और भी अच्छे से अपनी कमर पे घुमाने लगती है। जैसे-जैसे खुशबू ये करते जा रही थी आयशा के हाथ से अपनी कमर को टच करवाना, खुशबू की फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। खुशबू ने बहुत कंट्रोल किया था इस मामले में, इसलिए जो खुशबू होती वो देख रही थी आयशा के लिप्स की तरफ। उधर जो खुशबू होती है वो पहले आयशा का हाथ जो उसकी कमर पे था उसको टाइटली पकड़ती है और अपनी आंखें बंद करके वो आयशा के लिप्स की तरफ जा रही थी। जैसे ही खुशबू ने आयशा का हाथ दबाया था, इधर जो आयशा है उसकी आंखें धीरे से खुलने लगती हैं। जो खुशबू है वो अपने
लिप्स ले जाई थी आयशा के लिप्स की तरफ। उधर सिर्फ़ एक छोटा-सा डिस्टेंस बचा था आयशा और खुशबू के लिप्स की तरफ। इधर आयशा की आँखें पूरी तरह से खुल जाती हैं और जैसे ही खुशबू को अपने लिप्स की तरफ बढ़ते देखती है, वो खुशबू के माथे पे अपना हाथ ले जाकर सीधे उसे दूर करती है और कहती है, "ये क्या बदतमीज़ी करी है खुशबू? मैंने देखो तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझसे कोई उम्मीदें नहीं लगाना। तुम्हें बात समझ में नहीं आती है?" इतना कहकर जो आयशा होती है तुरंत चारपाई से खड़ी हो जाती है और कहती है, "अगर मैं चारपाई पे लेटी थी तो ये मेरी मजबूरी थी। मुझे फ़ीवर है और मुझे ठंड भी लग रही थी। पर मुझे नहीं पता था तुम इस बात का फ़ायदा उठाओगी। मैंने तुम्हारे साथ शादी की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं होगा। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, शादी होने से पहले, और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए थी। मैं लास्ट बार बता रही हूँ, हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं होगा। ये बात मैंने शादी से पहले भी बता दी थी, फिर भी तुमने मुझसे शादी की, तो ये गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखो। अगर नहीं रखा जाता है तो पिछली बार की तरह, हर बार की तरह किसी दूसरी लड़की के पास जाओ। पर मुझसे कोई उम्मीदें मत लगाओ। और मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। पर मैं कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहना, मुझसे दूर रहना। इतना कहकर जो आयशा होती है वो वहाँ से चली जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है और कुटिया से चली जाती है। इधर जो खुशबू होती है वो सिर्फ आयशा को जाते हुए देखती है। उसने एक भी लफ्ज़ आयशा जो बोल रही थी उसने नहीं बोला था। ना ही यहाँ पे गलती खुशबू की थी, ना ही आयशा की। खुशबू भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं कर पा रही थी। अक्सर कोई भी इसकी जगह पे होता तो ऐसा ही करता। और दूसरी तरफ आयशा भी सही थी, क्योंकि उसने शादी से पहले ही कह दिया था कि हमारा और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा, तो उम्मीदें लगाना तुम छोड़ देना। तो जो खुशबू होती है उठती है चारपाई से और वो आयशा के पीछे जाने लगती है। इधर जो आयशा थी उसे कहीं से भजन गाने की आवाज़ आ रही थी। फिर जो आयशा है उसी तरफ जाने लगती है। लगभग 5-6 मिनट बाद वो वहीं उस मंदिर में पहुंच जाती है। उसके कानों में भजन की बहुत मधुर आवाज़ जा रही थी, जो उसको मंदिर तक पहुंचने के लिए मजबूर कर रही थी। इतनी प्यारी आवाज़ थी उस छोटी सी बच्ची की, बहुत प्यारी। इधर जो आयशा होती है उस मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। इधर वो अपने कदम को पहले मंदिर पे रखती है। इधर वो पहले शूज़ रिमूव कर रही थी और जा रही थी मंदिर की तरफ। इधर जो खुशबू होती है वो भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। इधर जो आयशा है वो जाकर बैठती है मंदिर में। जो लड़की भजन गा रही थी उसका चेहरा आयशा नहीं देख पा रही थी। इधर जो खुशबू होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है। वो देखती है आयशा को और उसके पास आती है और कहती है, मैम आप चाहें तो उस कमरे में लेट सकती हैं आयशा मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप यहाँ से चलिए, आपको सर्दी लग जाएगी, मैं दादी और नंदिनी मैम को क्या जवाब दूंगी। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहा करो, और ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे कुछ हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना काम करो जाकर, और मेरे सामने देखो खुशबू आया मत करो, बिल्कुल आया मत करो मेरे सामने। तुम यहाँ से जा सकती हो, जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ, समझ में आ रहा है, जाओ यहाँ से। उधर वो जाने का इशारा कर देती है खुशबू को। लेकिन जो खुशबू होती है वो ज़्यादा फोर्स नहीं करती है और वो चली जाती है वहाँ से। 2-3 बार वो पलट कर देखती है आयशा की तरफ, बट फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो जो आयशा है वो वहीं मंदिर में बैठे हुए बस भजन सुन रही थी। वो भजन पूरी रात चलता है और इधर आयशा भी वहीं बैठ जाती है। वो उठती भी नहीं वहाँ से
और पूरी रात बैठी रहती है। तो अब समय को थोड़ा-सा शिफ्ट करते हैं। बातें हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। इधर बैंगलोर में जो ईशानी होती है, उसकी आँखें खुल चुकी थी और वो लगभग 10 मिनट से ईवा के फेस की तरफ देख रही थी। उसका हाथ उसकी कमर पे था और बॉडी से बॉडी टच हो रही थी। कुछ भी नहीं पहना था इन दोनों ने, और ईशानी इस बात का फ़ायदा काफ़ी अच्छे से उठा रही थी। पूरी बॉडी से बॉडी को टच करा रही थी, बिल्कुल पास से। इधर ईशानी अपने फेस को क्लोज ले जाती है ईवा के और उसकी नोज़ से अपनी नोज़ को थोड़ा-सा रब करती है। इधर जो ईवा की आँखें होती हैं वो खुल जाती हैं और कहती है, गुड मॉर्निंग। इधर जो ईशानी होती है वो बस देख रही थी ईवा की तरफ। ईवा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। वैसे कल रात की मुझे एक बात और याद आई। कैसी बात? और आपको ये पुरानी पुरानी बातें लेकर ही बैठना होता है? शनि जी चलिए, कोई आ जाएगा वरना। कोई नहीं आएगा। मैंने अच्छे खासे पैसे दिए हुए हैं कि कोई ना आ पाए। जब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक किसी को परमिशन नहीं है आने की। पर हम लोग ऐसे कोई देख लेगा तो? नहीं देखेगा बाबा। वैसे कल तुमने कुछ कहा था। मैंने क्या कहा था? याद करिए मोहतरमा, आपने कुछ कहा था। मैंने बस कहा था कि आप मुझे मम्मा कहें। वो बात नहीं ईवा जी, आपने कहा था कि हम सिर्फ पीकर ही आपके साथ कुछ कर सकते हैं, बिना पिए हमसे कुछ होगा नहीं। और अब मेरी उतर भी चुकी है, जो शाम को आपने पिलाई थी वो उतर भी चुकी है। तो क्यों ना एक डेमो और दे दूँ कि मैं बिना ड्रिंक किए भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, और उससे भी ज़्यादा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। शनि जी सच में बहुत पेन हो रहा है। आप नहीं प्लीज़, बट थोड़ा सा। नहीं ना प्लीज़। आप चाहती है कि मैं अपने लायक ना बचूं? आप चाहती है कि आपको मुझे 2-3 हफ्तों तक ऐसे ही लेकर घूमना पड़े? नहीं, मतलब हाँ, मैं तुम्हें लेकर घूम सकती हूँ, बट मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती, इसलिए इस बार तो मैं छोड़ दिए। बट हाँ, इतने में वो जो ईशानी होती है वो धीरे से, बहुत धीरे से किस करती है युवा के लिप्स पे और कहती है, चलिए बीवी से कपड़े पहन लीजिए, अब होटल भी निकलना है। इतने में जो ईशानी होती है वो बेड के साइड एक ड्रॉवर रखा होता है, आई मीन एक छोटी सी अलमीरा टाइप में रखी होती है, बहुत छोटा सा साइड टेबल, उसमें से वो खींचती है ड्रॉवर को। उसमें कुछ जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, फिर वो उन कपड़ों को उठाती है और बेड पे रखते हुए कहती है, मैंने देखो सारा इंतज़ाम कर दिया था, मुझे पता था कि वो कपड़े तो पहनने के लिए लायक नहीं बचेंगे, सो ये कपड़े। नहीं, पर वो ईवा के कपड़े दे देती है और खुद के लिए अपने वाले कपड़े लेती है। जो ईवा होती है वो ईशानी की तरफ देख रही थी। ईशानी कहती है, मोहतरमा जी पहन भी लो, अब चलना है हमें। ईवा कहती है, नहीं, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आपको पहना दूँ। जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, सोच लीजिए ईवा, कहीं मेरा मूड बन गया तो मुझे आपका दर्द भी नहीं दिखेगा। सोच लिया मैंने, देखते हैं। इतना जो ईवा होती है वो ईशानी के कपड़े उठाती है, मतलब वो ईशानी को अच्छे से अपनी तरफ, आई मीन ये दोनों अभी भी लेटे ही हुए थे। इधर जो ईवा होती है वो ईशानी को शर्ट पहनाने लगती है, आई मीन उसका हाथ पकड़ती है और एक स्लीव्स में डालने लगती है। इधर जो
ईशानी होती वो युवा की तरफ देखकर मुस्कुरा ही रही होती, तभी उनकी फ़ोन की घंटी बजती है। तो जो ईशानी होती वो युवा को रुकने का इशारा करती है। तो जो ईशानी ने अभी भी ट्राउज़र पहन रखा था, उसने ट्राउज़र अपना रिमूव नहीं किया था। इधर वो उस ट्राउज़र में से धीरे से फ़ोन निकालती है और वो देखती है कि दादी का कॉल है। इधर युवा कहती है, किसका कॉल है? कुछ नहीं, दादी का फ़ोन है। कहूँ तो मैं उठा लूँ, वरना पहले कपड़े पहन लें। नहीं, आप वो उठा लीजिए। अच्छा ठीक है। इतना को जो ईशानी होती है वो दादी का कॉल उठाती है और कहती है, हाँ दादी, बेटा कहाँ हो और तुम पहुँच गई हो, मुझे कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा कि दादी मैं बैंगलोर पहुँच गई हूँ। ईशानी कहती है, दादी वो काम का प्रेशर ही इतना ज़्यादा था कि मुझे याद ही नहीं रहा, सॉरी उसके लिए। ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन सबसे ली थी, सबके बारे में। आप चिंता मत कीजिए। और कोई टेंशन तो नहीं है बिज़नेस को लेकर? नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं है, और मैं बताना तुम्हें भूल गई, और तुमने भी एक बार पूछा नहीं कि ईवा कहाँ है। बेटा अब नाराज़गी छोड़ दो उससे, वो बेचारी अपनी बुआ के घर चली गई है। क्या दादी? वो बुआ के घर है? तो जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और उसे याद आता है कि उसने दादी को ये बताया था कि वो बुआ के घर जा रही है। तो जो ईवा होती है वो ईशानी के मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है, प्लीज़ 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 बताइएगा, प्लीज़। इतने में जो ईशानी होती है वो ईवा की तरफ हाँ करके सिर हिलाती है और फिर फ़ोन पे बात करने लगती है और कहती है, हाँ दादी, मैं अभी भी उससे नाराज़ हूँ। आपको क्या लगता है मैं इतनी जल्दी झुकूंगी? नहीं, गलती की थी उसने तो भुगतना तो पड़ेगा ही। पिता के कहो ईवा की तरफ देखती है। दादी कहती है, बेटा माफ़ कर दो उसे और अपना ध्यान रखना। वैसे कब आ रही हो बेटा बैंगलोर से? दादी वो कल या परसों तक आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। दादी मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करती हूँ। ठीक है। इतना कुछ दादी होती है वो कॉल कट कर देती है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है युवा की तरफ। क्यों युवा जी, आपने दादी को क्या बताया कि आप बुआ जी के घर गई हैं? वो ईशानी जी, मैंने सोचा कि अगर आप दादी जी के पास मेरे बारे में पूछेंगी तो वो बता देंगी कि मैं बैंगलोर आ रही हूँ, इसीलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया था कि मैं बुआ जी के घर पे हूँ। पर मुझे बताने का याद ही नहीं रहा कि मैं बैंगलोर आई हूँ। सॉरी ना, प्लीज़ दादी को मत बताना। नहीं बताऊँगी। अच्छा, मैं कपड़े पहन लेती हूँ। इतना कि जो ईशानी होती है वो अब ईवा से इतना पहनकर खुद से पहन लेती है। इधर जो ईवा होती है वो भी कपड़े पहनती है। इधर जो ईशानी होती है वो उठती है बेड से और ईवा को पकड़ती है अच्छे से और उसे गोद में उठाकर ले जा रही थी कार की तरफ। इधर जो ईवा थी वो ईशानी की तरफ देख के बहुत प्यार से बस मुस्कुरा रही थी। इधर जो ईशानी है वो बहुत प्यार से ईवा को कार में बिठाती है और ये लोग होटल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ बैंगलोर में ईशानी और ईवा के बीच में बेइंतहा प्यार। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में खुशबू और आयशा के बीच में टकरार। पर तीसरी जगह झांसी में और तूफान ने अपनी अंगड़ाइयाँ लेना स्टार्ट कर दी थी। एक कार पे दो लड़के बैठे थे और ये और कोई नहीं, अंकित और सौर्य थे। इधर उनके आसपास बॉडीगार्ड्स और पुलिस वाले खड़े थे। इधर जो अंकित होता है वो उस कार के बोनट से उतरता है और वो सामने आते हुए कहता है, सुन लो बस्ती वालों, कल तक ये बस्ती पूरी मुझे खाली चाहिए और ये गवर्नमेंट के ऑर्डर है। गवर्नमेंट ने तुम्हारी ज़मीन हमारे नाम कर दी है। इधर जो एक बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है, गवर्नमेंट कौन होती है हमारा घर तुम्हारे नाम करने वाली? ये हमारा घर है, हमारी 7 पीढ़ियाँ यहाँ रही हैं और हम अपना घर तुमको नहीं देंगे। इधर जो अंकित होता है वो मुस्कुराता है और जाता है उस बूढ़े आदमी के पास और उसके बालों को पकड़ता है।
और कहता है, चच्चा, जितनी तुम्हारे पेट में आत नहीं और मुंह में दांत नहीं, उतनी बात मत किया करो, वरना कोई भी जितना भी बड़ा तुम्हारा परिवार हो, 2 मिनट में यहाँ से समिट जाओगे। और सुन लो बस्ती वालों, अभी तो प्यार से समझा रहे हैं, कल बुलडोजर चलेगा। सो रहे हो या जग रहे हो, तुम्हारा घर गायब हो जाएगा। और ये मत सोचना कि तुम्हें कोई बचाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही बता दे रहे हैं, यहाँ से तुम लोग घर खाली कर देना। कोई गवर्नमेंट का कोई भी कुछ नहीं बचाने वाला तुम्हें, समझ रहे हो? और गवर्नमेंट तो हमारी पीछे की जेब में रहती है, पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखोगे, समझ रहे हो? तो घर खाली कर देना। इधर जो शौर्य होता है वो भी उतर कर आता है और कहता है, हाँ, कल सारी बस्ती खाली हो जानी चाहिए। इधर जो एक लड़का होता है वो आता है, उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। इधर उसका पापा होता है वो भी आता है और कहता है, हमारी बहू बेटियां कहाँ जाएंगी? हम हम अपनी बहू बेटियों को लेकर यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम किसी गवर्नमेंट को ऑर्डर को नहीं मानते हैं। हम यहीं पे रहेंगे, कोई भी हमें हटा नहीं सकता। हम अपनी बहू बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगे अचानक? उधर जो सौर्य होता है वो मुस्कुराकर देखता है उन दोनों की तरफ और कहता है, रही बात तुम्हारी बहू बेटियों की, तो अगर चाहो तो उनका इंतजाम हम कर सकते हैं, है ना अंकित? वैसे भी हमारा जी तो बहुत मचल रहा है, इलेक्शन के कारण कोई मुर्गी फंसी ही नहीं है। और हाँ, अगर तुम चाहो तो अपनी घर की औरतों को भेज सकते हो, उनके लिए हम अलग से व्यवस्था बनाएंगे, है ना अंकित? इतना कहकर ये दोनों लोग उन बस्ती वालों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इधर जो बस्ती वाले हैं वो थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, पर जैसे ही वो लोग दौड़ते हैं, उनके सामने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस वाले और बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। इधर जो सौर्य और अंकित होते हैं उनकी ये हालत देखकर बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं। इधर वो बोनट पे फिर से जाकर बैठते हैं। उधर अंकित कहता है, इतना गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, एक दो लोग मरमरा जाओगे हमारे हाथ से तो खराब होगा। इससे अच्छा है कि खुद ही खाली कर दो ना, काहे हमको तकलीफ दे रहे हो भाई? और तुम लोग ये मत सोचना कि गवर्नमेंट तुम्हें बचाएगी, गवर्नमेंट ही जो तुम्हें बर्बाद करेगी। और पता है उसने ये जमीन हमें कितने रुपए में दी है? पता है, सिर्फ 500 रुपये में पूरी जमीन दी है, हमेशा हमेशा के लिए। कहने के लिए तो 500 है, पर घूस खिलानी पड़ी थी। अब तुम लोग इस बस्ती को खाली कर दो। इधर जो अंकित होता है इतना कहकर ये मुस्कुराता है शौर्य की तरफ देखकर। इधर जो शौर्य होता है उसकी नज़र कहीं और थी। इधर अंकित कहता है, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकित, वो देखो। इधर जो अंकित और शौर्य होते हैं वो देखते हैं सामने की तरफ, तो हाथ में माइक पकड़े और उसके पीछे कैमरामैन चलते हुए आ रहे थे। इधर अंकित कहता है, ये तो जहाँ तक मुझे लगता है ये ईवा की जो दोस्त है लारा, उसका पति है। मैंने इसे ईवा के घर पे देखा था। हाँ अंकित, ये वही है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बनता जा रहा है। इसको साफ कर दो, वरना हम लोग इलेक्शन में अगर हार गए तो पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो ना? इधर जो अंकित होता है वो पता नहीं क्या सोचता है और उससे बहुत डर लगता है। इधर अंकित कहता है, तुम सही कह रहे हो, अगर हम लोग इलेक्शन हारे ना तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, तुम्हें तुम्हारे पापा मार डालेंगे और मुझे कोई और। इतना कहकर जो ये दोनों लोग होते हैं वो कार से उतरते हैं। इधर जो अंगद होता है वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आप लोग इन बस्तुई वालों के साथ गलत नहीं कर सकते। सॉरी कहता है, तुम कौन होते हैं हमें बताने वाले? और देखो, हमारे पास गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि ये आज से बस्ती का पूरा इलाका हमारा हुआ। तो जो अंगद है वो पेपर्स को लेता है और हाथ में माइक पकड़े हुए खड़ा हो जाता है। वो कहता है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ हमारे गवर्नमेंट से कि इनको 500 रुपये पे ये पूरी ज़मीन कैसे मिल गई? ये इनका बस्तियों वालों का घर है पूरा का पूरा, और गवर्नमेंट ये कैसा कर सकती है? अगर इनकी कंपनी यहाँ पे लगी तो आसपास के इलाकों में भी पोल्यूशन होगा।
मैं ये सीधे क्वेश्चन अपनी गवर्नमेंट से करता हूँ। इधर जो शौर्य होता है वो उसके हाथ से पहले पेपर्स छीन लेता है और वो देखता है एक बॉडीगार्ड की तरफ। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो जाता है कैमरामैन की तरफ और उसका कैमरा उठा के सीधे पटक देता है। इधर जो अंगद होता है वो जाने ही लगता है कैमरामैन के पास। इधर जो शौर्य होता है उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, क्यों रे, तुझे अपनी बीवी बच्चों से प्यार नहीं है? ओह हाँ, तेरी तो शादी अभी हुई है और सुना है कि तेरी बीवी प्रेग्नेंट है। मैंने देखा आयशा की शादी में उसे आयशा दीदी की शादी में मैंने उसे देखा था। क्यों, तुझे प्यार नहीं अपनी बीवी से? अगर सच बताओ रहा हूँ अंगद, अगर इस बार तो मेरे रास्ते में आया ना तो तेरे बच्चे को कोई बाप कहने वाला नहीं रहेगा, समझ रहे? सिर्फ नाम रह जाएगा, तू नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों के पंगे में पड़ना बंद कर दे। जो अंगद होता है अपने हाथ उसके हाथों को अपनी कॉलर से हटाता है और कहता है, तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। उखाड़ना है तुम जो उखाड़ लो, पर मैं इन बस्ती वालों का घर नहीं जाने दूंगा। और रही बात तुम्हारी फैक्ट्री बनने की, तो वो तो कतई नहीं बनने दूंगा। और सुना है तुम लोग इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हो, देखो कैसे जीतता हूँ। एक एक काला चिट्ठा ना तुम्हारा खोल कर रखूंगा मैं, और किसी की दम नहीं है जो मुझे हरा के दिखाए, समझ रहे हो? मैं वो नागरिक हूँ जो उठ के आएगा, भले वो दफना दिया जाएगा बट उठ के आएगा। और मुझे नहीं डर लगता है तुम लोगों से। निकलो यहाँ से। और मैं जानता हूँ ये फर्जी पेपर से, समझ रहे हो? तो निकलो यहाँ से। तुम इस जनता को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। और रही बात गवर्नमेंट की, तो इसके लिए मैं भी आवाज़ उठाऊंगा। देखता हूँ गवर्नमेंट भी ये ज़मीन तुम्हें कैसे देती है। हज़ारों लोग यहाँ पे रहते हैं, देखता हूँ कैसे। और रही बात ना मैं तो जानता हूँ तुम्हारी और ईशानी की पटती नहीं है। ईशानी कपूर की नहीं पटती तुम्हारे साथ ना, तो मैं उसके पास जाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, तो वो ज़रूर बचा लेगी इन बस्ती वालों को। देखता हूँ तुम कैसे करते हो। इधर जो शौर्य होता है उसकी गर्दन को टाइटली पकड़ लेता है। इधर जो अंगद की होते है वो उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अंगद भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर था, बट शौर्य की पकड़ से वो नहीं छुड़ा पा रहा था, क्योंकि शौर्य ने उसके मेन पॉइंट उसके गले के उस वॉइस कवर पे उसने नाखून को गड़ा रहा था। इधर जो अंकित होता है वो शौर्य का हाथ पकड़ लेता है और उसको दूर करता है। इधर जो शौर्य होता है वो देखता है अंकित की तरफ, वो कहता है, क्यों रुका, अभी साला मर जाता सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। शौर्य शांत रहो, अभी कुछ करना हमारे लिए खतरनाक होगा। इलेक्शन सर पे है, तुम चलो, मैं प्रताप अंकल से इस बारे में बात करूंगा कि इस हरामजादे का करना क्या है। इतना कहकर जो सौर्य और अंकित होते हैं वो देखते हैं अंगद की तरफ। इधर जो अंगद होता है अपनी कॉलर को सही करता है। इधर अंगद होता है वो उंगली दिखाते हुए इन दोनों की तरफ कहता है, जीत नहीं पाओगे मुझसे, मर भी भले जाऊं पर जीत नहीं पाओगे। इधर जो अंगद होता है वो फिर देखता है बस्ती वालों की तरफ और फिर वहाँ से कैमरामैन के साथ चला जाता है। इधर जो सौर्य होता है वो कुछ नहीं बोलता, वो बस अंगद को गुस्से से देख रहा था जाते हुए। इधर जो अंकित होता है वो कहता है, शांत रहो, सब संभाल लेंगे। शौर्य कहता है, यार मेरा मूड सही नहीं है, तो गर्मी बढ़ती जा रही है, कहीं पे उतारने का मन कर रहा है, पर ये इलेक्शन सर पे इसीलिए कुछ कर भी नहीं सकते। इधर अंकित कहता है, कुछ दिनों का सब्र, और जिस दिन इलेक्शन की टिकट मिली ना उस दिन पार्टी करेंगे, चल के मज़े करेंगे, एक बार इलेक्शन जीतने दो। शौर्य कहता है, अरे वैसे होता क्या है, कुछ भी करो, इलेक्शन हम ही लोग जीतेंगे, और क्या होता है एक दो लड़कियां। इधर अंकित कहता है, अब भी कुछ गड़बड़ की ना तो इलेक्शन पे किस तरह भी असर पड़ सकता है। और तुम जानते हो कि सामने कौन है, ईशानी, उसका अभी भी आधी पॉलिटिक्स पे राज चलता है। अगर उसको खबर पड़ी ना तो पहली बात तो बस्ती वालों को हटवाने नहीं देगी, क्योंकि वो हमारे बीच आने का ट्राई करेगी। उसे बस्ती वालों से कोई लेना देना नहीं, पर वो कंपनी नहीं खोलने देगी, इतना तुम अच्छे तरीके से जानते हो। और अगर हमारी ये गलती ईशानी के हाथ लग गई ना तो इलेक्शन हम लोग नहीं जीत पाएंगे। और रही बात लड़कियों के साथ करने की,
तो थोड़े दिन इंतज़ार और करो भाई। फिर और वो आजकल ईवा के क्या हालचाल है? इधर जो सौरभ होता है वो मुस्कुराता है और कहता है, अरे भाई उसका पूछ मत, दिन पर दिन भला की खूबसूरत होती जा रही है। और ख़ास बात बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि ईशानी में अब उतनी दम है। अब तो उस अपनी बीवी की तरह बस कुत्ते की तरह घूमती रहती है। पता है अभी क्या हुआ? अभी ईशानी ने आयशा दीदी की शादी ना ज़बरदस्ती करवाई थी खुशबू के साथ। एक मिनट, खुशबू तो वही है ना तुम्हारी सेक्रेटरी, ईशानी की सेक्रेटरी ना, वो लड़की? अरे उसका तो कई लड़कियों के साथ अफेयर चलता था। हाँ हाँ वही लड़की, उसकी शादी आयशा के साथ हुई। आयशा दीदी मेरी दीदी, अरे ईशानी भी दीदी है तेरी, याद रख। हाँ हाँ कहना पड़ेगा। हाँ ईशानी दीदी ने शादी आयशा दीदी की कराई है ज़बरदस्ती खुशबू दीदी के साथ। और पता है आयशा दीदी शादी से फरार हो गई थी। और पता है फरार करने वाला कौन था? कौन था सॉरी? ईवा, ईशानी की पत्नी ईवा। और ख़ास बात तो ये है कि ईशानी ने उससे कुछ किया नहीं। क्या? ईशानी ने ईवा को छोड़ दिया, आयशा को भगाया ईवा ने, और ईवा को ईशानी ने छोड़ दिया, मारा नहीं था। नहीं, खास बात तो यही है ना कि अब ईशानी पप्पू बन चुकी है, अब हमारे बीच वो नहीं आएगी। नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है सर। ईशानी सिर्फ ईवा के लिए बनती है, उसकी उसका प्यार सिर्फ ईवा के लिए है, अभी भी वो वही है। सॉरी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बदल चुकी है। और अगर इसकी जगह पे मैं मान लूँ कोई और होता शायद वो माफ़ कर देती, मे बी शायद माफ़ कर देती। अंकित कहता है नहीं, उसने सिर्फ ईवा को माफ़ किया है, और उसके जगह पे कोई और होता तो शायद वो जिंदा नहीं रहता। इसलिए तुम ईशानी को कम आंकना बंद कर दो। दुश्मन को कम आंकना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इधर जो सॉरी होता है वो कहता है, बात तो सही है तुम्हारी, एक बार ये पॉलिटिक्स हाथ लगने दो ना अंकित, फिर मैं बताऊंगा उस ईशानी को। और वो ईवा, ईवा, मैं सोच रहा था कि जब ईशानी की शादी मोनिका के साथ हो जाएगी तो लगे हाथ मैं भी अपनी मम्मी से ईवा के लिए बात करूंगा। पर तब तक मुझे पता चला कि ईशानी की शादी उस ईवा से हो गई। मैंने मोनिका को भगाया था कि उसकी शादी ही कैंसिल हो जाए और फिर मैं ईवा के साथ शादी कर लूँ, पर मेरा प्लान मेरे पे ही उल्टा पड़ गया। अंकित कहता है क्या तुम ईवा से प्यार करते थे? प्यार नहीं करता था, पर ईवा जो चीज़ है ना भाई वो कहीं है नहीं, तुम समझोगी नहीं। जो ईवा में गट्स है ना, और उसके बात करने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम भी तो उस पर लट्टू थे। अंकित कहता है लट्टू तो मैं अब भी हूँ, पर अब सिर्फ देखना, सिर्फ बदला लेना था ईशानी से और वो मैं लेकर रहूँगा, ईवा को हासिल करूँगा। इधर जो सारा होता है वो अंकित की तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है बस एक बार पॉलिटिक्स हाथ लगने दो। इतना कहकर ये दोनों लोग बहुत तेज तेज वहाँ पे खड़े होकर हंसते हैं, बहुत ज़्यादा तेज। अंकित कहता है तुम अपनी मम्मी से क्यों नहीं बात करते हो सौर्य? वैसे थोड़ा सा मम्मी के करीब जाओ, उन्हें आयशा से और से दूर करो, अपने करीब लाओ। तुम्हारी मम्मी के नाम पे भी प्रॉपर्टी है तो उसको हथियाओ, और तुम्हारी मम्मी के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर है, और तुम्हारी मम्मी की तुम्हारी दादी सुनती बहुत हैं, इसीलिए अपनी मम्मी को अपने पास बुलाओ, उन्हें अपने पास रखो, उन्हें बोतल में उतारो, तभी तुम्हारा काम और आसान होगा। शौर्य कहता है ये बात तुमने सही कही भैया। अंकित, एक पापा भी यही समझा रहे थे कि अपनी मम्मी को बोतल में उतारो, काम यही से करते हैं। जब मम्मी आयशा के खिलाफ जाएंगी तभी मजा आएगा। इतना कहकर ये लोग कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हरिद्वार में जो आयशा थी वो अभी भी मंदिर में बैठी हुई थी। शाम से भजन चल रहा था और
पूरी रात तक वो भजन चला। एक लड़की जो निरंतर गा ही जा रही थी, उसका मुँह 24 घंटे भी नहीं बंद हुआ था। बीच-बीच में उसने 1 घंटे का ब्रेक लिया था, तब उसकी जगह पे कोई दूसरी लड़की गा रही थी। पर उस पूरी रात में आयशा ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। इधर हम सूर्य की किरणें उस मंदिर में पड़ रही थी। इधर जो सारी लड़कियाँ होती हैं, छोटी-छोटी सी बच्चियाँ और कुछ बड़ी औरतें भी बैठी हुई थीं। इधर वो अपने हाथों को जोड़ती हैं, सब की सब ऐसा लग रहा है कि झुककर प्रणाम कर रही हों। इधर जो आयशा है वो भी खड़ी होती है, सारे लोग वहाँ से खड़े होते हैं, इधर एक-एक करके सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इधर जो सारी औरतें होती हैं जब साइड हट जाती हैं, तो एक बहुत प्यारी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 16 साल होगी, उसके फेस पे एक अलग सा तेज था, इतनी प्यारी आंखें। पर दुख ये था कि वो देख नहीं सकती थी। पर वो इतनी बच्ची इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था कि भगवान ने आँखों की कमी को छोड़कर उसमें और सारी खूबियाँ भर दी हैं। वो बिना देखे वो कुछ बुक्स पढ़ सकती थी। बस वो उन अक्षरों पे अपने हाथ रखती और वो उनको पढ़ सकती थी। बहुत ही मासूम बच्ची थी वो। फूल जैसा बदन था उसका और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। मेघना और रंभा की खूबसूरती भी उस बच्ची के आगे फीकी लगे। बहुत प्यारी बच्ची थी वो। इधर वो बच्ची धीरे से अपने हाथ को जमीन पे लगाते हुए वो धीरे से खड़ी होती है। इधर जो आयशा है वो उसकी तरफ सिर्फ देखती रहती है। मतलब एक बच्ची कितनी खूबसूरत हो सकती है, उस बच्ची ने उसकी सीमा भी तोड़ दी थी। इधर जो खुशबू होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है। इधर वो मंदिर के बाहर ही खड़ी हुई थी, क्योंकि ना ही ईशानी को मंदिर आना पसंद था, ना ही ज़्यादा खुशबू को। खुशबू कभी-कभी आ भी जाती थी पर ईशानी बिल्कुल नहीं। इधर जो बच्ची होती है, वो धीरे-धीरे से चलकर वो अपने कदमों को इस कदर रख रही थी जैसे वो एक हर कदम का एक नाप रख रही हो। इधर वो धीरे कदमों से आगे बढ़ती है। इधर जैसे वो मंदिर के नीचे उतरने लगती है, जो आयशा होती है वो जान जाती है कि जिस बच्चे के बारे में पुरोहित जी बता रहे थे, वो यही लड़की है। इधर जो आयशा होती है वो उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ती है। इधर जो वो बच्ची होती है किसी अनजान इंसान का टच फ़ील करके वो थोड़ा-सा दूर हटती है, बट वो बोलती कुछ नहीं है। इधर जो आयशा होती है वो कहती है, "रिलैक्स बेटा, मैं हूँ।" वो पुरोहित जी के ने आपके बारे में बताया था। मैं आपकी मदद करना चाहती थी बस। जो बच्ची होती वो उसे आयशा के वर्ड्स में थोड़ी-सी सच्चाई फ़ील हुई थी। वो देख नहीं सकती थी पर उसे जो कोई भी बोलता था, उसकी आवाज़ से उसकी क्या इंटेंशन है वो समझ जाती थी। फिर जो वो बच्ची होती वो आयशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। जो आयशा है उसका हाथ पकड़ती है और उसको मंदिर की सीढ़ियों से धीरे-धीरे से उतारने लगती है। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, लगभग 5 सीढ़ियाँ थी। फिर वो उतरती है आयशा का सहारा लेकर। ऐसा नहीं था कि वो बच्ची उतर नहीं सकती थी, पर वो आयशा का सहारा लेकर उतरती है। इधर जो खुशबू थी वो भी उस बच्ची की तरफ देख रही थी। सच में वो बच्ची बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। जैसे भगवान एक कमी किसी इंसान के अंदर देता है तो उसके अंदर 100 खूबियाँ देता है, और इस बच्ची के अंदर सबसे बड़ी खूबी उसकी सुंदरता और उसकी सिंपलिसिटी थी। इधर जो खुशबू होती है वो सिर्फ बच्ची को देख रही थी। इधर वो उस बच्ची की तरफ आगे बढ़ती है। इधर वो बच्ची के सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाती है। इधर वो उसके धीरे से चीक्स को पकड़ती है। तो जो बच्ची है वो थोड़ा-सा पीछे हटती है। उसे दिखाई तो नहीं दे रहा था कि कौन है, पर वो थोड़ा-सा पीछे हटती है। इधर जो आयशा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, "वो डर रही है खुशबू, तो उससे दूर हटो।" इधर जो खुशबू होती है वो कहती है, "बेटा डरो मत,
तुम क्या अपना नाम मुझे बता सकती हो? हम लोग एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इधर जो वो बच्ची है वो कुछ नहीं बोलती। इधर पीछे से आवाज़ आती है, खुशबू बेटा उसका नाम